और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से आरटी-पीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि अगले 40 दिन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि विगत में यह पाया गया था कि पूर्वी एशिया के कोविड-19 की चपेट में आने के 30-35 दिन बाद भारत में महामारी की एक नई लहर आई थी। यह एक प्रवृत्ति रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि कहा कि संक्रमण की गंभीरता कम है। यदि कोविड की नई लहर आती भी है तो इससे होने वाली मौतें और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर सीआरपीएफ ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने 2020 से अब तक करीब 113 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है। केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी को गाइडलाइंस के मुताबिक सुरक्षा दी जा रही है। राज्य पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों से समन्वय के साथ सीआरपीएफ सुरक्षा इंतजाम करता है। केंद्रीय सुरक्षा बल ने कहा कि हर यात्रा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से खतरे के आकलन को लेकर जारी एडवाइजरी के आधार पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस तैयार होता है। 24 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 22 दिसंबर को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस पूरा कर लिया गया था। सुरक्षा के सभी नियमों का दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ाई से पालन किया गया था और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई थी। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इंतजाम तब अच्छे से काम करते हैं जब व्यक्ति खुद सिक्योरिटी गाइडलाइंस का ठीक से पालन करे। साथ ही यह भी बताया गया है कि राहुल गांधी ने खुद कई मौकों पर सुरक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। उन्हें इस बारे में कई बार सूचित भी किया गया है। 2020 से अब तक 113 बार इस तरह का उल्लंघन पाया गया और इनके बारे में उन्हें सूचित किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और सीआरपीएफ यह मुद्दा अलग से उठाएगी। राहुल गांधी को सुरक्षा प्राप्त है सीआरपीएफ की। वो बहुत अच्छी सुरक्षा करते हैं और जब उनको कवर मिला हुआ है तो खुद ही सुरक्षा घेरा वो तोड़ते हैं और इल्ज़ाम लगा देते हैं अपने सुरक्षा गार्ड्स पे। उनको जितनी उनकी कैटेगरी से भी ज़्यादा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, यात्रा को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, फिर भी इस पर भी वो सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यात्रा नहीं चल रही तो यात्रा को लेकर कुछ चर्चा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यात्रा की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हुई नहीं। राहुल जी के टी शर्ट पे चर्चा हुई बस। सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए, सरकार जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रही है, सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। राहुल गांधी क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं? अगर हमें राहुल गांधी की फिक्र है तो राहुल गांधी को राहुल गांधी की फिक्र क्यों नहीं? क्या यह सत्य नहीं है? 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है। क्या यह सत्य नहीं है? इससे पहले भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन्होंने बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करना होता है और उस कार का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं इतना ही कहूंगा कि आपने यह निर्णय लिया कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अगर वो असफल रही, अगर लोगों को उस यात्रा से जुड़ाव नहीं लगा, मीडिया को नहीं लगा कि वो खबर के लायक है,
तो खबर में बने रहने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करना कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के सुरक्षा के पर्याप्त अरेंजमेंट नहीं हुए हैं, यह आरोप लगा देना यह चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, भाजपा और कांग्रेस एक ही है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर क्या यात्रा के लिए आपको निमंत्रण दिया गया है, इस जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपके फोन पर यह निमंत्रण है तो कृपया मुझे भी भेज दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। सरकार की ओर से गठित ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट करेगा। बेचैन हैं, थोड़ा तिलमिला रहे हैं, थोड़ा परेशान हैं। उनको लग रहा है कि ना सत्ता में हम आ पा रहे हैं ना आ पाएंगे, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे और कल कमीशन भी गठित हो गया है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके विरुद्ध अपील करने जा रहे हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। राहुल गांधी इसलिए लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह ने हरा देगी। हाल में ही जो चुनाव हुए हैं उन परिणामों ने बताया है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब वर्ग के लोगों ने मिलकर के एक हो करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था। नोएडा की कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत मामले में विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग दुनिया भर के देशों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति करता रहा है। कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में भारतीय कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई टॉक-1 मैक्स के कारण मौतों की खबर दुखद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसे मामले दुनिया में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो हम इन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम उज्बेक सरकार की कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, व्यक्तियों को काउंसलर सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये मौतें 2 महीने के दौरान हुई हैं। उज्बेक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत में निर्मित कफ सिरप के साथ कोई संभावित संबंध है। अरिंदम बागची ने कहा कि उज्बेक अधिकारियों ने औपचारिक रूप से हमारे साथ इस मामले को नहीं उठाया है, फिर भी हमारे दूतावास ने उज्बेक पक्ष के साथ बात की है, उनकी जांच के बारे में जानकारी मांगी है। I think you were referring to the case in Gambia, and look, our drug regulatory authorities in that case were in touch with the WHO,
and of course a company, and they've been sharing details. So let me not make a generalization of that. On a broader terminology, you mentioned, look, what's happening on the overall image. Look, I think Indian pharmaceutical industry has been a reliable supplier to countries across the world. It continues to be in various forms of medicines or other pharmaceutical products. And I think we take very seriously any such incidents when they come up. The fact that we are discussing this on the Uzbek one, no, I did not say that they're not in touch. I said they haven't formally raised it with us, and you would have seen the statements or otherwise. But however, our embassy has been in touch with the Uzbek side. Maybe you missed that, and is seeking further details of the investigation. And you would have also seen today from the Health Ministry comments that our drug regulatory authorities also for at least the last couple of days are in touch with each other. So we are in contact, and here also internal measures have been initiated. So I think we are certainly contacting them. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बोध गया से एक संदिग्ध चीनी महिला को आखिरकार हिरासत में ले लिया गया है। बोध गया पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महिला के ज्यादा समय से गया में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध महिला का स्केच भी जारी किया था, जो कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोध गया प्रवास पर हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोध गया दौरे पर हैं। इस बीच दलाई लामा की जासूसी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से चीन की जिस संदिग्ध महिला का स्केच जारी किया गया था, उसे सुरक्षा बलों ने दबोच लिया है। मगध रेंज के आईजी ने इसकी पुष्टि की है। महिला पर दलाई लामा की जासूसी का शक है। वहीं दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि बम निरोधक दस्ते को भी वहां तैनात कर दिया गया है। गया रेंज के अलावे पुलिस मुख्यालय इसे लेकर पूरी तरह अलर्ट है। बहुत संवेदनशील मामला है। संख्या पे मत जाइए, आपको मैं इतना आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि सभी तरह के सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित बिहार पुलिस की विशेष टीम पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को तैनात किया गया। दरअसल दलाई लामा चीन के निशाने पर रहते हैं। आतंकी संगठन के टारगेट पर भी बौद्ध धर्मगुरु रह चुके हैं। उनकी निजी सुरक्षा के साथ ही 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा में एटीएस, बीएसएफ जैसे फोर्स की तैनाती की गई है। 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक चीनी महिला जासूस को सुरक्षा बलों ने पकड़ा था, जिसके बाद से ही दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेट विमान की खरीद के बिहार सरकार के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है, तो सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की, जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। 17 वर्ष में अपने अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में? सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। 100 करोड़ के, 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा, पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। क्या पार्टी क्या बीजेपी की आपत्ति? गुजरात सरकार लेती है तो कह रहे खर्चा बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे कि आप लोग प्रचार करेंगे, आप लोग प्रचार करेंगे। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैबिनेट नोट पढ़ लीजिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर।
बीजेपी एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन ने 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। नीतीश कुमार चाहे तो 2023-24 में तेजस्वी को सीएम बना सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी जी आगे बढ़ेंगे। तो अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना होगा तो अभी नीतीश जी चाहे तो वो बन सकते हैं, लेकिन 24 में के बाद जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके छाती पे कमल का फूल होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, वो जनता तय करेगी। बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? आप कह रहे हैं ये कमल का फूल जिसके... नहीं, हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, हमारी पूरी टीम है, हम टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं और जब सही समय होगा तो मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा। और मैं एक ही बात कहूँगा, नीतीश बाबू हेलीकॉप्टर खरीदें, प्लेन खरीदें, भारत घूमें, दुनिया घूमें। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए और उनका पूरा अभियान सबको जोड़ने का तो गुजरात में ही असफल हो गया, हिमाचल में असफल हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं हो सकी। तो 24 में वैकेंसी नहीं है और नीतीश बाबू 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा पूरा विश्वास। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के सांवेर में 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। इस मौके पर सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि 2003 से पहले एमपी में बल्ब थे लेकिन बिजली नहीं थी। 2003 के बाद एमपी में विकास की तस्वीर बदली। सिंधिया ने कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उनको कोविड की चिंता नहीं थी बल्कि आइफा की चिंता थी। काला बादल छाया हुआ था, वो 2002-2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। जब गांव में जाओ या शंकर ललवानी जी के साथ इंदौर शहर में जाओ तो बल्ब दिखता था, लट्टू दिखता था, पर लट्टू में कोई प्रकाश नहीं मिलता था। बिजली गुल। पठान फिल्म के हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड ने एक्शन लिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों को बदलने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड को ही बर्खास्त करने की मांग की है। यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो एक्टर्स होते हैं, अभिनेता, इनको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बताता वो करता है, तो सबसे पहले एक्शन तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे होना था और ये सेंसर बोर्ड को भी बर्खास्त करना चाहिए कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आ गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिस सेंसर बोर्ड को उन्हें बिठाया, तो पहले उसको बर्खास्त करो। और तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अंजनी कुमार को नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है। मौजूदा डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हैदराबाद पुलिस सहित कई आईपीएस अधिकारी रेड्डी के उत्तराधिकारी के रूप में मैदान में थे। 1 साल पहले तक अंजनी कुमार का हैदराबाद पुलिस के रूप में लंबा कार्यकाल था। वर्तमान में वह महानिदेशक यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है और अपने आदेश में राज्य सरकार ने अंजनी कुमार को डीजीपी के रूप में डीजीपी के पोड अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया है। राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने आईपीएस के कई अहम पदों पर मामूली फेरबदल भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने गुरुवार को राधिका मर्चेंट के साथ सगाई कर ली है। कपल की सगाई की रस्में राजस्थान के
नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में हुई। सोशल मीडिया पर अनंत और राधिका के एंगेजमेंट की तस्वीरें छाई हुई है। अनंत अंबानी और राधिका काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। राधिका और अनंत के रोका सेरेमनी में दोनों के परिवार शामिल हुए और दोनों को नई जर्नी की शुरुआत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं, वहीं राधिका मर्चेंट वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। राधिका लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है और अंबानी परिवार से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। वो साल 2018 में ईशा अंबानी की सगाई में डांस परफॉर्म करते हुए नजर आई थी। शिमला में गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक हरीश जनार्था और विधायक अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए बिजली के बिल डोमेस्टिक करने की जो मांग रखी गई है उसको पूरा करने पर सरकार कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को भी याद किया और प्रदेशवासियों से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अपने अंतिम दिनों से कुछ दिन पहले वहां बिताए थे, तो मैं एक बार फिर से सिंह सभा का, बॉबी जी का और सब संगत का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे विधायक हरीश जनार्था जी ने मुझसे व्यक्तिगत अनुरोध किया, कहा कि आज गुरु पर्व है। मैंने बोला, हम शिमला में थे तो हमने कहा कि हम जरूर जाएंगे और हमारे अंकल सेवा सिंह जी ने भी। तो मैं आपको, मेरे को बॉबी जी ने कुछ कहा है कि जितने हमारे रिलीजन धार्मिक स्थान हैं वहाँ जो बिजली पानी है वो कमर्शियल है, डोमेस्टिक करना है। इस बारे में मैं आपको याद कराना चाहूँगा, थोड़ा मुझे समय दीजिए, इसको मैं जरूर करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। धर्म हमारे में एक आस्था का विश्वास दिलाता है कि हमें जो जीवन मिला है छोटा सा, उस जीवन में हम सत्य से आगे बढ़े, निष्ठा से आगे बढ़े और जो जीवन में अच्छे कार्य हो सकते हैं, भलाई के कार्य हो सकते हैं, उसको करें। इन शब्दों के साथ मैं एक बार से पूरी साथ संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।